जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अंकुरण बैच जो कि हिंदी साहित्य के लिए हम लोगों ने अंकुरण 2.0 शुरू किया था। इसमें हम लोग हिंदी साहित्य को यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि लगभग 250 प्लस प्रश्नों के माध्यम से पूरे जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, पहली जो क्लास थी उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे जो है, मैंने एक बार बताया था कि मैं भाषा खंड शुरू कर रहा हूँ और गौरव सर जो है वो पेपर 1 के पार्ट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत की है। ठीक है, और ये पेपर 1 का पार्ट 1 है भाषा खंड, जिसको हम लोग बोल देते हैं हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ। ये यूपीएससी का सिलेबस है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो यूपीपीएससी के लिए स्पेसिफिक पढ़ने होते हैं उसको भी ऐड कर दिया गया है, जैसे पाली और प्राकृत इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, अभ्रंश अवट ये वहाँ पे पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग एक बार क्रमिक रूप से चलेंगे, क्योंकि भाषा खंड में मैंने उस दिन चर्चा किया था कि केवल पाली प्राकृत है, फिर हिंदी की शब्द संपदा है और एक दो टॉपिक और हैं जो आपको एक्स्ट्रा वहां से पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग जब पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट फिर प्रारंभिक हिंदी ऐसे पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने का क्रम डेवलप होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज की जो शुरुआत है वो पाली से शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, इस पे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न या पूछे गए प्रश्न पाली को लेकर के, ये है यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, अभी परेशान मत होइएगा, इसका स्क्रीनशॉट या इसका पीडीएफ जो होगा अभय सर से मैं बोल दूंगा, वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो प्रश्न इस पे ऐसे बनेंगे कि आपको मतलब इससे बाहर आपके इससे बाहर अगर ये सब प्रश्न आप कर ले जाते हैं, ठीक है, तो इससे बाहर आपके सारे जो प्रश्न होंगे वो आपके रेंज में रहेंगे। ठीक है, अच्छा, भाषा खंड करते समय हम लोग एक काम ये करेंगे कि इसमें भूमिका, जैसे पाली की, जब पाली में प्रश्न आएगा तो अब आप देखेंगे, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो हर साल एक प्रश्न जरूर आता है पाली पे पीसीएस में। ठीक है, यूपीएससी में तो नहीं पूछता लेकिन पीसीएस में, लेकिन हम लोग को समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे हम लोग को अभ्रंश और हट भी पढ़ना है। ठीक है, तो समझ बढ़ाने के लिए एक बार कंटिन्यूएशन में इसको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो पाली जब भी आप पढ़ेंगे तो जैसे पाली प्रश्न कैसे पूछ सकता है, टिप्पणी कीजिए, पाली की सामान्य प्रवृत्तियां, या टिप्पणी वाले प्रश्न आ सकते हैं, पाली साहित्य और उसकी विशेषताएं, इस पर टिप्पणी कीजिए, पाली शब्द का अभिप्राय और उसकी विशेषताएं। ठीक है, पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, पाली का नामकरण। अब जैसे कुछ इसमें स्पेसिफिक हैं, जैसे अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि पाली की सामान्य प्रवृत्तियां, ठीक है, तो इसमें ये सब ओपन एंडेड है, आप बताइए कि आप किसको सामान्य प्रवृत्तियां मानते हैं। ठीक है, इसमें आप शब्दकोशी प्रवृत्तियां बता सकते हैं, इसमें आप ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं बता सकते हैं, इसमें आप व्याकरण संबंधी विशेषताएं बता सकते हैं। फिर पूछा पाली साहित्य एवं उसकी विशेषताएं, ये भी आपके लिए ओपन एंडेड है, इसमें आपकी मर्जी, आपको जो याद हो वहां पे बताइए। ऐसे पूछा पाली शब्द का अभिप्राय एवं इसकी विशेषताएं, तो पाली शब्द का अभिप्राय यहाँ पे बताना है कि कैसे पाली के नामकरण में क्या क्या जो विद्वानों के मत हैं कि पाली का नामकरण क्या होना चाहिए, उसमें पाली शब्द का क्या अभिप्राय हो सकता है और उसकी विशेषताएं थोड़ी सी बता दिए। ठीक है, पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं सब आपके लिए ओपन एंडेड है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, अब ये जब ऐसे प्रश्न आएंगे तब आपको पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यूपीएससी में पूछ दिया यही कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, तब आपको आप वहां पे ऐसा तो कहने नहीं जाएंगे कि नहीं पाली तो मैंने पढ़ी नहीं थी, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ सकता है कि आप एक बार क्रमिक रूप से थोड़ी सी जानकारी इसकी भी रखें। ठीक है, लेकिन ये क्लास स्पेशली पीसीएस वालों के लिए ही है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी वाले भी अगर पढ़ लेंगे तो उनके लिए कुछ अपच नहीं होने जा रहा। ठीक है, क्योंकि अगर पीसीएस की तैयारी करनी है, यूपीपीसीएस देना है, तो ये इंपॉर्टेंट है और आना ही आता है प्रश्न। ठीक है, जैसे पूछा था पाली साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको फिर वही बताना है कि कौन कौन सी दो विशेषताएं आप मानते हैं। फिर हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, समीक्षा कीजिए। तो कैसे आगे डेवलपमेंट हुआ, पाली ने कैसे नींव रखी। ठीक है, संस्कृत से जो वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, तो जो संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में कैसे हिंदी साहित्य का जो वर्तमान स्वरूप है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप है, इसमें पाली भाषा ने कैसे भूमिका निभाई, इसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या आपके अनुसार, अच्छा ये भी प्रश्न ओपन एंडेड है, आप मानते हैं हाँ या नहीं। ठीक है, तो आप हाँ महत्वपूर्ण स्थान है, नहीं महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो दोनों के पक्ष में आपको तर्क देना है। प्राय ऐसे प्रश्नों में प्रश्न की मांग पर प्रश्न का जो बोल स्टेटमेंट रहता है उसी के पक्ष में हम लोग उत्तर लिख देते हैं।
ठीक है, जब तक कि कोई विशिष्ट साक्ष्य आपके पास उपलब्ध ना हो, कोई ऐसा एविडेंस ना हो जिसको आप उसको काट सके। फिर है पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो भाषा खंड में शुरू में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, इनकी जो विशेषताएं करेंगे, ठीक है, इस पे हम लोग करेंगे कि पहले इनकी प्रमुख विशेषताओं को देख लेंगे, फिर इस पे प्रश्न जब पूछेगा तो भूमिका के में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए वो मैं साथ ही साथ वहीं पे बताते चलूंगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना ये विषय आज शुरू करते हैं। ठीक है, पाली, जैसे मैंने हिंदी की विकास यात्रा पिछले बार बताई थी कि कैसे प्राचीन आर्य भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत था, जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनकी जो भाषाएं थी, फिर लौकिक संस्कृत को हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट से किस प्रकार पुरानी हिंदी होते हुए वर्तमान हिंदी का स्वरूप डेवलप हुआ। फिर आधुनिक आर्य भाषाएं हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असामी, मराठी, बंगाली, गुजराती, ठीक है, जो भी ये भाषाएं थी, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी समझ को डेवलप किया था। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं पाली से। ठीक है, अब पाली में जब भी प्रश्न आएगा तो 2-3 चीजें देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला ही प्रश्न था कि पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यह हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पाली साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो पाली के संदर्भ में, बस जैसे अब ये वाला प्रश्न था कि पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत, तो इसमें थोड़ा सा आपका कीवर्ड बस चेंज होगा। ठीक है, जो आपके कहने का तरीका है बस वो चेंज होगा, बाकी आपको बताना यही है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे जब भी प्रश्न आए तो भूमिका में जरूर लिखेंगे कि पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है। ठीक है, ये चीज आपके प्रश्न की भूमिका में जरूर होना चाहिए, चाहे वो टिप्पणी करने के लिए पूछ दे, चाहे वो विशेषता बताने के लिए पूछ दे, चाहे वो अर्कस बतुआ कुछ पूछे। ठीक है, ये आपको जरूर आना चाहिए कि पाली मध्यकालीन पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। ठीक है, जिसका विकास क्रम या जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है। ये चीज जहां आपने बताया, ठीक है, वहां पे आपको एज मिल जाती है। ठीक है, अगर कुछ बहुत अच्छे से अगर इसके बारे में मतलब जैसे अगर आपने इग्नू के नोट्स पढ़े होंगे, ठीक है, इग्नू के नोट्स, ठीक है, तो इग्नू के नोट्स में बताया गया कि पाली जो है किसी कोई शब्द विशेष का किसी द्योतक नहीं है। ठीक है, इसका मूल अर्थ है बुद्ध वचन। ठीक है, बुद्ध वचन या मूल पाठ। ठीक है, थोड़ी सी मेरी गले में समस्या थी, इस वजह से क्लास में नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज क्लास बनाना था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बीच बीच में पानी पीता रहूंगा। इसको लेकर के आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, है ना। लेकिन अब विभिन्न विद्वान जो हैं इसको जो नामकरण को लेकर के, ठीक है, इसके नामकरण को लेकर के कुछ समस्याएं हैं। जैसे पाली के नामकरण पे प्रश्न पूछा था। ठीक है, जैसे ये देखिए, टिप्पणी कीजिए पाली का नामकरण। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, या निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की विशेषताओं, मतलब पाली शब्द की निरुक्ति कैसे हुई, इसके संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है, इस पे एक बार देख लेते हैं। फिर अध्ययन आधार के स्रोत पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे पाली के नामकरण की जो समस्या है वो बताती है कि पाली जो है वो पल्ली अर्थात ग्राम, ये ग्रामीण भाषा है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि पाटली अर्थात पाटलिपुत्र से मगध की भाषा है। ठीक है, ऐसे विद्वान जो ये कौन बोलता है जो मगध की भाषा है, पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी जाती है। तो विद्वान का नाम मैं बता दे रहा हूं, इनका नाम है मैक्स वालेसर। ठीक है, नाम आप लोग नोट कर लेंगे, मैक्स वालेसर। अगर नामकरण पे प्रश्न आ जाता है और आपने बता दिया, ये चीज लिख दिया कि मैक्स वालेसर के अनुसार यह पाटली अर्थात पाटलिपुत्र से निकली हुई या मगध की भाषा मानी जाती है, मैक्स वालेसर ने ये बोला था। ठीक है, तो आपके नंबर जाहिर सी बात है बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, जैसे विष्णु शेखर भट्टाचार्य हुए। ठीक है, पंडित विष्णु शेखर भट्टाचार्य। ठीक है, या पंडित विष्णु शेखर, बस नाम याद कर लीजिए। इनके अनुसार पाली क्या थी, तो पाली अर्थात पंक्ति। ठीक है, पंक्ति को ही पाली बोल दिया गया, यानी कि बुद्ध के उपदेशों में जो पंक्तियां प्रयुक्त हुई उन्हें जो है पाली कह दिया गया। ठीक है, जैसे बौद्ध साहित्य में भी जो होता है ना, बौद्ध साहित्य के अर्थ में भी पाली को लिया जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान बोलते हैं कि पाली जो है वो प्राकृत शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, पाली शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है,
कुछ विद्वान इसको बताते हैं, जैसे जगदीश कश्यप, ठीक है, जगदीश कश्यप विद्वान हुए तो ये बताते हैं कि पाली अर्थात पालने वाली, जो बौद्ध धर्म को पालने वाली भाषा है वो क्या है, पाली। ठीक है, तो एक दो विद्वानों के नाम आपने बता दिए। ठीक है ये सब अगर आप चर्चा करेंगे नामकरण की समस्या में कि पाली जो है वो ग्रामीण भाषा है, पाली का अर्थ क्या है सॉरी, पाली की व्युत्पत्ति जो है वो पल्ली अर्थात ग्राम से हुई है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रामीण भाषा बोल देते हैं। कुछ विद्वान बोलेंगे कि पाली जो है वो पाटलिपुत्र की भाषा है, यानी कि मगध की भाषा। कुछ विद्वान जैसे विष्णु शेखर हैं वो बोलेंगे कि पंक्ति अर्थात बुद्ध के उपदेशों में जो पंक्तियां प्रयुक्त हुई उन्हें पाली कह दिया गया। कुछ विद्वान बोलेंगे ये प्राकृत शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, और जगदीश कश्यप जैसे जो भिक्षु हैं वो मानते हैं कि पाली जो है बुद्ध धर्म को पालने वाली भाषा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पाली है। ठीक है, अब एक बार अध्ययन आधार के स्रोत या फिर इसको आप बोल सकते हैं उद्भव और विकास। जैसे मान लीजिए ऐसे टिप्पणी आ जाए, पाली के उद्भव व विकास पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उद्भव और विकास पर टिप्पणी कीजिए, भविष्य में ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये सब चीजें बताते हुए त्रिपिटक, अनुपिटक, अशोक के अभिलेख, इन सब की चर्चा करनी है। ठीक है, जैसे त्रिपिटक में सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक और विनय पिटक, इन सब की चर्चा करेंगे, है ना। इसके अलावा जातक कथाओं की चर्चा कर लेंगे। मिलिंद पन्हो जो क्या बोलते हैं आचार्य बुद्धदत्त, सॉरी आचार्य बुद्धदत्त बोल रहा हूँ, बुद्ध घोष, उनका नाम नहीं याद आ रहा है यार, मिलिंद पन्हो, बहुत अच्छा नाम है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न थे, उसमें राजा मिलिंद थे, मिनेंडर। ठीक है, और बुद्ध चरित्र जिसने लिखा था बुद्ध घोष। ठीक है, मेरे साथ से बुद्ध घोष, एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, ये जीएस का भी प्रश्न है यार। एक मिनट मैं सर्च करके बताता हूँ, मेरा मोबाइल तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। वैसे बुद्ध घोष है, आचार्य बुद्ध घोष। ठीक है, मिलिंद पन्हो। उसके बाद अट्ठकथा। ठीक है, अट्ठ कथाओं का आता है। फिर महावंश, दीपवंश। ठीक है, जो कलिंग में ग्रंथ लिखे गए, कलिंग में और श्रीलंका में। ठीक है, दीपवंश, महावंश। इसके अलावा अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जिन शिलालेखों का प्रयोग किया, जो अशोक के अभिलेख थे, उनकी भी जो भाषाएं थी वो भाषा थी वो क्या थी, पाली से मैच करती है। ठीक है, तो इन सब चीज का आप उद्भव और विकास में थोड़ी सी टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी हम पाली के अध्ययन की बात करेंगे तो उद्भव और विकास पे चर्चा करते हुए साथ ही साथ नामकरण की समस्या पे जब प्रश्न आएगा तो पाली को मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था बताएंगे, साथ ही साथ उसकी समयावधि की चर्चा करेंगे। और उद्भव और विकास पे चर्चा करने के साथ साथ, या उद्भव और विकास को बाद में लिख सकते हैं, चाहे तो निष्कर्ष से पहले डाल सकते हैं, क्योंकि अगर टिप्पणी पूछा है, जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएस में, सपोज कीजिए ये यूपीपीसीएस में ही पूछेगा। ठीक है, और आपका 15 नंबर पे या 10 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये 15 नंबर में पूछेगा तब अध्ययन आधार स्रोत का वर्णन जरूर करिएगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, भूमिका में इसकी चर्चा करिएगा कि पाली जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है। इसका जो अध्ययन आधार है या इसके जो स्रोत हैं, पाली के अध्ययन के जो स्रोत हैं वो त्रिपिटक, अनुपिटक, जिसमें जातक कथाएं, मिलिंद पन्हो, अट्ठकथा, महावंश, दीपवंश आदि आते हैं। उसके साथ साथ अशोक के अभिलेख की भी जो भाषा है वो पाली है। इस आधार पे हम पाली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर नीचे हेडिंग देंगे कि नामकरण की समस्या के संदर्भ में विद्वानों के निम्नलिखित मत हैं। ठीक है, फिर इन सब की चर्चा करेंगे कि मैक्स वॉलेसर ने ये कहा था, विष्णु शेखर ने ये कहा था, जगदीश कश्यप ने ये कहा था। ठीक है, अब हो सकता है आपसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ दे कि पाली की जो है भाषा संबंधी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो जब भी पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं बताएंगे, प्रश्न आया कि भाषा संबंधी, तो भाषा में क्या क्या बताएंगे, ध्वनि संरचना। ठीक है, ध्वनि संरचना बताएंगे। दूसरा बताएंगे इसमें व्याकरण। ठीक है, तीसरा बताएंगे शब्दकोशी प्रवृत्ति। ठीक है, तो अब ये नोट कर लीजिए, कहीं पे एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शब्दकोशी गलत लिखा गया भाई, शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोशी प्रवृत्तियां। तो अब शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें नोट कर लीजिए कि जब भी पूछेगा पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं, अवहट्ट की भाषा संबंधी विशेषताएं, अभ्रंश की भाषा संबंधी विशेषताएं, प्राकृत की भाषा संबंधी विशेषताएं, तो उसमें ध्वनि संरचना, व्याकरण और शब्दकोशी परंपरा तीनों को लिखने का रिवाज है। ठीक है, अब
कुछ बच्चे इस पे प्रश्न पूछेंगे, सर अगर शब्दकोशी प्रवृत्तियां नहीं लिखें तो काम चल जाएगा। अरे उत्तर ही नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा भाई। लेकिन भाषा संबंधी विशेषताएं पूछेगा तो आपको तीनों लिखना आवश्यक है, ठीक है। और जब अलग अलग पूछ सकता है कि पाली की ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं बताइए, ठीक है। प्रश्न हो गया कि पाली की ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं बताइए, पाली की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए, पाली की शब्दकोशी प्रवृत्तियां बताइए। हालांकि पूछेगा नहीं, शब्दकोशी प्रवृत्तियां इसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये शुरुआत था और उस समय शब्दकोशी प्रवृत्तियों का जो आरंभ हुआ था वो बहुत ही मतलब ऐसे समझिए कि एकदम शुरुआती स्टेज पे था, ठीक है। तो उसमें पूछने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर पूछ ही देगा तो कसम, मान लीजिए कसम खा ही लिया, तो अब शब्दकोशी प्रवृत्तियां पूछा तो क्या बताएंगे, यही कि पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है। अध्ययन आधार के स्रोत पे या अध्ययन आधार त्रिपिटक, अनुपिटक, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नो, अटकथा, महावंश इत्यादि के आधार पर, अशोक के अभिलेख आदि के आधार पर हम इसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। अब जैसे मान लीजिए पाली साहित्य एवं इसकी विशेषताएं पूछ दे तो पाली साहित्य में भी फिर यही सब चीजें चर्चा करनी है, ठीक है। तो प्रश्न कुछ पूछे, ठीक है, कुछ पूछे, बस क्या करना है, पाली साहित्य पूछे तो पाली साहित्य में त्रिपिटक, अनुपिटक, जातक कथा, मिलिंद पन्नो, अट्टकथा, महावंश, दीपवंश, ये सब थोड़ा सा अपना घुसा देना है ना। अशोक के अभिलेख ये सब थोड़ा सा घुसा देना है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जानकारी अपने पास यही है ना, इस पे रिसर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बैठ करके लगे पाली साहित्य की सर्च गूगल पे सर्च करना और फिर उसके पाली साहित्य में पूरा नोट्स बनाने कि विष्णु शेखर के नोट वो पढ़ लिए, ठीक है, बुद्धदेव को पढ़ लिया है ना, ये सब काम नहीं करना है। या फिर जैसे उनका है क्या बोलते हैं अट्ठकथाओं में जो अभिधम अवतार है और एक विनय पिटक की जो कथा है विनय विनिश्चय, ठीक है, विनय विनिश्चय लिखे हैं, क्या नाम है उनका, बुद्धदत्त, तो लगे उनकी चर्चा करने की बुद्धदत्त ने जो विनय विनिश्चय लिखा है या अभिधम्मावतार लिखा है उसकी चर्चा कर लिए। हालांकि चर्चा कर सकते हैं अभिधम्मावतार और विनय विनिश्चय की चर्चा जब पाली साहित्य की बात आएगी तो चर्चा कर लीजिएगा, इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है, चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है। नाम क्या है उनका, बुद्धदत्त, ठीक है, बुद्धदत्त। और इनकी जो अभिधम्म पिटक को लेकर के इन्होंने जो अपना नोट लिखा था अभिधम्मा अवतार, ठीक है, अभिधम्मा अवतार। और एक और है इनका विनय विनिश्चय। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि पाली साहित्य एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं, तो जब तक आप साहित्य की थोड़ी सी चर्चा नहीं कर लेंगे, जब तक आप त्रिपिटक के बारे में, अब त्रिपिटक मैंने बस आपको सांकेतिक रूप से यहाँ बताया है, ठीक है। जब आपको प्रश्न में लिखना है तो बताएंगे सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ठीक है। फिर थोड़ा सा अगर साहित्य के बारे में पूछ ही देगा तो बताएंगे जीएस पढ़े हो ना भाई, तो बताओ सुत्त पिटक में क्या है, ठीक है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, ठीक है। अनुपिटक जैसे जातक कथाओं में क्या है, तो जातक कथाओं में क्या है कि बुद्ध बार बार जन्म ले रहे हैं, उनकी कथाएं हैं, ठीक है। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न कैसे मिनांडर और बुद्धघोष जो भी थे उन्होंने कैसे वो किया, ठीक है। अट्ठ कथाएं क्या है ना, तो ये सब चीजें आपको पूरी बतानी पड़ेंगी, है ना, पूरी चीजें। अब फिर बुद्धदत्त का अभिधम्म अवतार बता सकते हैं, विनय विनिश्चय बता सकते हैं, अशोक के अभिलौकिक चर्चा कर सकते हैं। तो ये तो कम से कम करना ही करना है। जो थोड़ा सा और एज लेना चाहता है थोड़ा सा अभिधम्म अवतार और विनय विनिश्चय इनकी चर्चा कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा 50 हैं जैसे सुमंगल विलासिनी और क्या कहते हैं दीपवंश, महावंश, करवा वितरणी, 50 इस पे नोट्स लिखे गए, मतलब पाली साहित्य में 50 हैं। लेकिन ये सब चीजें जैसे अब सुमंगला वितरणी कोई नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, जब तक जिसने इग्नू के नोट्स नहीं, अब ये नहीं पता चले सर इग्नू के नोट्स चर्चा कर रहे हैं तो लगा इग्नू के नोट्स खोल कर पढ़ने, भाई 10 नंबर 15 नंबर के प्रश्न आएंगे, इतना लिख दिए ना तो 10 में से 7 आराम से मिलेगा, ठीक है। बहुत भयंकर, अगर ये पूरा याद रह गया, पूरा लिख दिए तो बहुत भयंकर इस पे लिखेगा, ठीक है। तो इसके अलावा थोड़ा सा जैसे और क्या चर्चा कर सकते हैं, जैसे जो ये त्रिपिटक है, जैसे अगर साहित्य में प्रश्न पूछे, ठीक है, तो त्रिपिटक है तो उस पर आप बता सकते हैं कि ये वर्णन प्रधान ग्रंथ हैं, वर्णनात्मक हैं या आख्यानात्मक हैं, ठीक है। जैसे जो त्रिपिटक है वो मेनली जो है वर्णनात्मक ग्रंथ है और जो जातक कथा है उसमें आख्यान है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि बुद्ध के जन्म में ये हुआ तो हिरण बन गए बुद्ध, फिर हिरण बन गए, फिर ये हुआ वो हुआ, तो पूरी कहानी है, ठीक है। कभी राजा बन जाते हैं बुद्ध, कभी कुछ बन जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद तब जाकर के नामकरण की समस्या पे चर्चा करना है कि नामकरण की समस्या ये थी, इन टर्म्स में विद्वानों को
दिक्कत था और इसलिए इनको कौन सा सही है इसमें प्रामाणिक रूप से बता पाना संभव नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि ये जो भाषा है वो मगध की ही भाषा नहीं थी। मगध के अलावा अन्य भी जो हिंदी प्रदेश थे उसमें ये भाषा बोली जाती थी। संस्कृत जो थी वो शहरों की भाषा थी, वहीं पाली जो है वो गांवों की भाषा थी। ठीक है, और बुद्ध ने जैसे कुछ जीएस का इसमें घुसा दिए कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, बुद्ध के उपदेश। ठीक है, उपदेश जो है पाली भाषा में आए क्योंकि बुद्ध जो अपना बुद्ध जो है वो किस धर्म का विरोध कर रहे थे? हिंदू धर्म का, या सनातन जो धर्म था उसका विरोध कर रहे थे। और सनातन धर्म के विरोध कर रहे थे तो सनातन की भाषा क्या थी? संस्कृत। जो मंत्र थे वो किसमें थे? संस्कृत में। तो बुद्ध चूंकि धर्म का विरोध कर रहे थे और नए धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत उनके बाद होती है, उन्होंने नहीं की थी लेकिन उनके बाद अगर होती है तो बौद्ध धर्म जो कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म का विरोध कर रहा था, तो कहीं न कहीं संस्कृत परंपरा से भी वो अपने आप को अलगाव करेगा और नई भाषा को यूज करेगा जो कि पाली हो जाती है। ठीक है, कारण एक और था पाली को यूज करने का, जैसा कि मैंने बताया कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी पाली, क्योंकि बुद्ध जो है अपने उपदेशों के माध्यम से आम जनमानस से जुड़ना चाहते थे। और संस्कृत में 50 समस्याएं थी। ठीक है, भाषा की क्लिष्टता थी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां थी और कई सारी समस्याएं होने के कारण सीखना कठिन था। पूरे जो उसके व्याकरण थे वो बहुत भयंकर थे, है ना। और मतलब समझ लीजिए कि जो भी अब संस्कृत जो भी पढ़ लेता था सीधे आचार्य हो जाता था। तो कहने का क्या मतलब था? इन सब कारणों से बुद्ध ने उपदेशों की भाषा इसको बनाए रखी। ठीक है, तो इन सब की चर्चा आप कर सकते हैं। अब पाली की एक बार भाषा संबंधी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो भाषा संबंधी जब भी विशेषताएं आएंगे तो कौन कौन याद करेंगे? उसमें ध्वनि संबंधी विशेषताएं, व्याकरण संबंधी विशेषताएं और शब्दकोशी प्रवृत्तियां, ये 3 जरूर याद करेंगे। ठीक है, तो आज जो है लगभग हम लोगों ने 7-8 प्रश्न कर लिए, लेकिन हालांकि ये 7-8 प्रश्न जोड़े नहीं जाएंगे, 1 से 2 प्रश्न इसको मान लीजिए। ठीक है, कोशिश हम लोग यही करेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न आप लोग को हो जाए, है ना। यहां से आप जब क्लास ये खत्म हो, जब पूरा हम लोग 250 प्लस प्रश्न हम लोग कल कर ले जाएं, ठीक है, तो अपने आप को ये ना लगे कि हाँ यार मतलब मजा नहीं आया, सब लोग बोले हाँ मजा आया, है ना, राहुल गांधी वाला। तो पाली की पे जब भी प्रश्न आएगा तो भूमिका में क्या लिखना है ये समझ में आया, मुख्य भाग उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि अंत में जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, ठीक है, ये 4 पढ़ा लूंगा एक बार। कोशिश ये करूंगा कि अपभ्रंश और अवहट, क्योंकि वो यूपीएससी का भी टॉपिक है और यूपीपीसीएस दोनों में आता है, कॉमन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी एक पर प्रश्न में आपको यहाँ पे मॉडल उत्तर प्रॉपर लिखा हुआ मॉडल उत्तर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज इतने से समझ में आना है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया था मैंने, जैसे आपने गौरव सर की क्लास देखी होगी तो उसे एक चीज समझ में आया होगा। ठीक है, या इसके पहले अगर आपने कभी भी उत्तर लेखन किया होगा तो एक चीज जरूर समझ में आया होगा कि कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न के कम से कम 3 भाग होंगे। ठीक है, भूमिका होगी, विशेषकर हिंदी साहित्य में तो जरूर होगी, जीएस में आप रखिए मत रखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मुख्य भाग होगा ही होगा। ठीक है, मुख्य भाग में और सब सेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पाली साहित्य के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लीजिए, कुछ उसके नामकरण की चर्चा कर लीजिए। ठीक है, फिर निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष, कुछ प्रश्नों में उपनिष्कर्ष की भी परंपरा है। ठीक है, हिंदी में उपनिष्कर्ष भी दे सकते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उपनिष्कर्ष भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। अब जैसे आज जितने भी प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये वाले, ये जितने भी कि पाली की सामान्य प्रवृत्तियां, तो भूमिका आ गई समझ में, पाली साहित्य में इसकी विशेषताएं, भूमिका में क्या लिखना समझ में आ गया। क्या लिखेंगे भाई कि पाली जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, जिसकी समयावधि जो है 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है और उसके अध्ययन के आधार के स्रोत ये हैं। ठीक है, तो पाली शब्द का अभिप्राय उसकी विशेषताएं, भूमिका में यही लिखना है। पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं, भूमिका में यही लिखना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको भी किनारे कर दीजिए, हम लोग जब पूरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट कर लेंगे तब इसको समझेंगे। ठीक है, पाली का नामकरण तो भूमिका यही लिखनी है। ठीक है, पाली साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो भूमिका यही लिखनी है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, तो भूमिका यही लिखनी है। बस भूमिका में ये बता देना है कि पाली भाषा से संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली जो है वो प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स आपको वहां पे ऐड करने हैं और वो कीवर्ड कैसे आएंगे, तो
ऐसा नहीं कि मैं आपको घोल के पिला दूंगा, ठीक है। आपको खुद जैसे आप कुछ टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, इग्नू के नोट्स पढ़ रहे होंगे और भी फेमस कंपनियों के नोट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड्स का प्रयोग करके आपको इन सब चीज को फिल करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली जो है प्रस्थान बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि पाली का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और इसको फिर आगे इस कथन की समीक्षा कीजिए तो फिर नीचे आप बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको भी देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या बताएंगे, मुख्य भाग में भूमिका में आप बताएंगे कि पाली का वही जो भूमिका रहती है हमारी ऐसी ही रहेगी। फिर बताएंगे निरुक्ति विषयक विद्वानों में गंभीर मतभेद है और जो नामकरण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित 4-5 मत जो है वो प्रचलित है। तो 5 मत है, 3-4 याद कर लीजिए कि बुद्धघोष ने क्या कहा था, विष्णु शेखर ने क्या बोला था, मैक्स वालेसर ने क्या बोला था, ठीक है, किसने क्या बोला था ये बताइए। फिर पाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए, ठीक है। और पाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना ये आपके लिए फ्री हैंड हो गया। आप चाहे तो ध्वनि संबंधी विशेषताएं बताइए, आप चाहे तो व्याकरण संबंधी विशेषताएं बताइए, आप चाहे तो शब्दकोश संबंधी विशेषताएं बताइए, ठीक है। आप चाहिए तो मतलब मोटी मोटा आप कुछ भी बता सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, ठीक है। शब्दकोश प्रवृत्तियां ये सब कुछ भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, है ना। अब बात आती है, इसमें एक जो प्रश्न फंसेगा वो ये फंसेगा कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी दिमाग लगाना है। अभी कैसे दिमाग लगाना है इसको भी रखे रहिए, ठीक है। जैसे देखिए, अभी देखिएगा मैं बताता हूं, लिखना इसी चीज को है, जैसे ये 2 प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न कि हिंदी भाषा के संदर्भ में पाली की महत्वपूर्ण पाली, ये वाला 1 मिनट में इसको डिलीट कर दूं ताकि आपको, अच्छा पीला रंग का था भाई, दिखेगा भी नहीं, बच्चों को आंख फाड़ना पड़ेगा, 1 मिनट। जैसे ये प्रश्न था कि हिंदी भाषा साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए और पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो मुख्य विशेषताएं हैं इसमें हम लोग क्या बताएंगे, वही भाषा संबंधी विशेषताएं जैसे ध्वनि संरचना, व्याकरण, शब्दकोशी प्रवृत्तियां, और इन्हीं को जो हिंदी साहित्य को कैसे जुड़ता है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, वही सब हम बताएंगे कि पाली में जो पाली के स्वर जो थे वो आरंभिक आधार बने हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। पाली की जो स्वर संरचना में ए तथा अ जैसे जो जटिल संयुक्त स्वर थे वो ए और ओ के रूप में प्रचलित हुए, और आगे जो संस्कृत की जो सरलीकरण की प्रक्रिया थी वो क्या की, धीरे धीरे गति पकड़ी, ठीक है। और इस अंत में उसका हम लोग उसका अंत कहाँ पे देखते हैं, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो ऐसे आप उसे जोड़ेंगे। कहने का कुल मतलब ये है कि जानकारी बस यही सब रहेगा, मतलब मिर्च मसाला यही सब है, इसी को लपेट करके फेंक देना है, ठीक है। तो अब देखिए आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत आएगी तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई कि जब भी प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न के कम से कम 3 भाग होंगे। भाग नंबर 1 होगा भूमिका, भाग नंबर 2 होगा मुख्य भाग और भाग नंबर 3 होगा निष्कर्ष, ठीक है। मुख्य भाग के 1 या 1 से अधिक पार्ट हो सकते हैं, निष्कर्ष के पहले कुछ उप निष्कर्ष टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा उप निष्कर्ष बेसिकली यूपीएससी की प्रश्नों में की ही मांग रहती है, लेकिन यूपीपीसीएस में आपके पास फ्री हैंड होता है भाई। अब सोचो, जब 3 घंटे में 14 और 15 प्रश्न ही करने होते हैं, ठीक है, 15 प्रश्न मान लीजिए पेपर 1 में करना होता है, 14 प्रश्न पेपर 2 में करना होता है, तो आपके पास समय का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उपनिष्कर्ष लिख दो, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिख दो, थोड़ी सी अलंकृत भाषा का प्रयोग कर लो, तो उसमें दिक्कत क्या है ना। अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो थोड़ी सी ठंडी ज्यादा है ना। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि पाली की ध्वनि संबंधी विशेषताओं को, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए या ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो भूमिका वही लिखेंगे, मुख्य भाग में यही सब लिखेंगे कि पाली की ध्वनि संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला बता देंगे कि पाली के स्वर, ठीक है, पाली में स्वर पाए जाते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ, ए और ओ, ठीक है। 5 स्वर होते हैं, दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है, ये जो है स्वर होते हैं। अब जब पूछेगा कि कैसे हिंदी भाषा का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ये वाला प्रश्न था, ठीक है,
इस वाला प्रश्न में कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, तो फिर बता देंगे कि इसने जो है आधुनिक जो मतलब जो वर्तमान में हिंदी भाषा है उसके स्वर में ये सारे स्वर समाहित हैं, लगभग सभी स्वर समाहित हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, आरंभिक आधार दिया। ठीक है, जोड़िए, इसी जोड़िए कि इसने हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य पूछा था कि हिंदी भाषा पूछा था, जो भी हिंदी भाषा पूछे तो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पूछे तो हिंदी साहित्य। ठीक है बता सकते हैं इसको। ठीक, फिर संस्कृत की कई ध्वनियों में यहाँ पे परिवर्तन आया, जैसे ए तथा ओ के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर ए के स्थान पर छोटा ए और ओ के स्थान पे ओ का प्रयोग होना शुरू हुआ यहां से। ठीक है, संस्कृत से सरलीकरण। ठीक है, जैसे कौशल से कोशल, चौर से चोर, शैल से सेल। ठीक है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ठीक है, अवधि में जब हम लोग कौशल का प्रयोग करते हैं तो ये कौशल कहां से आया, तो पाली से। ठीक है, जैसे प्रविश नगर कीजिए सब काजे, जब सुंदरकांड में हनुमान जी जब जाते हैं तो एक दोहा है, बहुत सही दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की महिमा के वहां पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है उसमें फिर हनुमान जी प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कौशल जो है वो अवधि का शब्द है, बेसिकली अवधि में कौशल, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ठीक है, अयोध्या को कौशल प्रदेश बोला जाता है और हृदय में राम भगवान, कौशलपुर राजा मतलब राम भगवान को रख करके हनुमान जी प्रवेश करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, संस्कृत से जो सरलीकरण की प्रक्रिया थी, अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हालांकि पूछेगा नहीं। ठीक है, कि अवधि के डेवलपमेंट में मध्यकालीन आर्य भाषाओं का योगदान, तो थोड़ा मोड़ा जाए तो यहां से बता सकते हैं, या ब्रज भाषा के डेवलपमेंट में, या हिंदी के डेवलपमेंट में। तो हिंदी के डेवलपमेंट में बता सकते हैं कि कौशल। ठीक है, चूंकि हिंदी साहित्य के बारे में पूछा है तो इसी को चाहिए थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के लिखना, तो बता सकते हैं कि अवधि का विकास इससे होता है। जैसे अवधि का जो कौशल शब्द है, या फिर और भी जो शब्दकोशीय प्रवृत्तियां हैं, अमूमन क्या होता है, अ के स्थान पे ओ का प्रयोग होता है। ठीक है, ये वहां पे अवधि में सामान्य प्रवृत्ति है, और वो कहां से गया है, पाली से गया है। और अवधि के कारण ही हिंदी साहित्य, जैसे अब रामचरितमानस आज विश्व के 50 से ज्यादा देशों में, तो आपके पास जानकारियां हैं, इस जानकारी का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, मिर्च मसाला है कैसे कर रहे हैं, वही सब चीजें आपको सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आज आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क भी रहेगा, मैं बता दिया हूं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये 2021 या 2021 का प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस का। ठीक है, एक है पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये दोनों प्रश्न आप लोग उत्तर लिखिएगा, और उत्तर लिख करके जो एक महानुभाव सबसे पहले कष्ट करके उत्तर लिख लेगा, अपने आप को कष्ट दे करके, अपने उंगलियों को दर्द करवा करके, ठीक है, तमाम जो दैनिक और मासिक जो संकट हमारे जीवन में होते हैं, उन सबसे परे उठ करके जो भी एक महान व्यक्ति इस दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेगा, उस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मैं खुद चेक करके कॉपी जो है अपलोड कर दूंगा, उसको दे दूंगा पर्सनली। ठीक है, अपलोड नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता कि जो मेहनत ना करे। जैसे कई लोग, अब कल परसों ओपनिंग थी जब सेंटर की, तो वहां पे लोग आए थे, तो पूछ रहे हैं कि सर कोर्स ज्वाइन कर लिया है, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया, कोर्स ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए होमवर्क जो मिलता है वो प्रॉपर करना पड़ता है। तो ये दो प्रश्न आपको होमवर्क में आज है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो कौशल हो गया, चोर हो गया, चौर हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर री स्वर का लुप्त हो गया, इसका प्रयोग कहीं कहीं अ के रूप में होता है, कहीं ई के रूप में होता है, कहीं उ के रूप में होता है। ठीक है, तो जो संस्कृत का री शब्द था, री स्वर था, वो यहाँ पे क्या हो गया, लुप्त हो गया, और कहीं अ के रूप में, कहीं ई के रूप में, कहीं उ के रूप में दिखता है। जैसे नृत्य का निच हो जाना, ठीक है, मृत्यु का मृत्यु हो जाना, ऋतु का उतु हो जाना, तृण का तीर्ण हो जाना, वृद्ध का बुढ़ो। ठीक है, आज का बुढ़ो, बुढ़ा आज का शब्द है। ठीक है, आधुनिक हिंदी का। ठीक है, तो ये सब आप अपने उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छा, इसको परेशान मत होइएगा, कोशिश करूंगा ये पीपीटी आप लोग को दे दूं, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ना कि इसी भरोसे इसको प्रिंट करा के रख लिया, काम चल जाएगा। नहीं, काम नहीं चलाना है। ठीक है, काम नहीं चलाना है ना।
फिर संस्कृत की जो ऋ ध्वनि है ये पाली में ही समाप्त हो जाती है। अब इसको हिंदी से कैसे जोड़ सकते हैं, आधुनिक हिंदी से, ठीक है। हिंदी के विकास में माली का योगदान अगर मान लीजिए पूछ दे और आज जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे कि जो आज हिंदी में ऋ ध्वनि की समाप्ति मानी जाती है वो पाली में शुरू हो गई थी। संस्कृत की ऋ ध्वनि पाली में समाप्त हो गई थी और आधुनिक हिंदी में भी ऋ ध्वनि नहीं मिलती है ना। फिर इकारांत तथा उकारांत पदों में विसर्गों का लोप मिलता है, यानी कि जो ई से लोप होता है, शब्द खत्म होता है, अग्नि, ठीक है, इसमें जो विसर्ग थे, ये दो तो डटवा रहल बिंदुआ, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। धेनु है ना धेनु क्या हो जाता है, धेनु। गुरु क्या हो जाता है, गुरु, ठीक है। यानी कि इकारांत और उकारांत जो ई से लोप हो रहे हों या जो ऊ से खत्म हो रहे हों, ऐसे शब्दों में विसर्गों का यहाँ पे लोप मिल रहा है, ठीक है। फिर पाली के कुछ व्यंजन है जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ अण त त द द न, किसको याद है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त त द द न प प ब ब म यर लव श श ह छत्रज्ञ, ठीक है। ये हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन है। अब अगर ये याद रहा तो अब आप बता सकते हैं कि पाली के ये व्यंजन आज भी मौजूद हैं। हालांकि लिखना जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चाहे तो चर्चा कर सकते हैं भाई, चर्चा करने वाले करते हैं या नंबर पाते हैं, ठीक है। जिनके लिए कठिन है। तो पाली के व्यंजन ये हैं, ठीक है, ये आप बताएंगे, है ना। उसके बाद अलावा जो पाली में व्यंजनों में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे पाली में जो व्यंजनों में जो परिवर्तन होता है वो बड़े स्तर पे दिखते हैं। हिंदी से कैसे जोड़ेंगे तो बताएंगे कि जो हिंदी में जो व्यंजनों में परिवर्तन है वो पाली से लिया गया है, ठीक है। जैसे श का सॉरी श और खटकोड़ वाला श, तो श और स का क्या हो जाता है, श, ठीक है। श मतलब शिष्यों वाला श और श खटकोड़ वाला श, इसका क्या हो जाता है, स, ठीक है। जैसे शिष्य तो क्या हो जाएगा, शिष्यो। मनुष्य तो क्या हो जाएगा, मनुष्यो, ठीक है, मनुष्य। अब बाद में ये हिंदी में क्या हो जाएगा, मनुष्य, ठीक है। ये हिंदी में क्या हो जाएगा, शिष्य, ठीक है। आज हिंदी के शब्दवाद तो जानते ही हो, है ना, आज हिंदी के शब्दवाद पता ही है, तो बस इसी को बता देना है कि हिंदी में जो शब्द हैं वो पाली से लिए गए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे आपका पीसीएस हो या ना हो, इस लेक्चर को स्किप ना करें। हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, ठीक है। फिर क का जो है ग हो जाना, जैसे लोक का लोग, ठीक है। कहीं कहीं ल और र का कहीं कहीं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, जैसे अंगुली, अंगूरी, ठीक है। अवधि में सीधे अंगूरी न निकसे घिऊ, ठीक है। जब आप पद्मावत में पढ़ेंगे लोक तत्व तो क्या बताएंगे, सूधी अंगूरी न निकसे घिऊ, तो अंगूरी शब्द, अवधि फिर से ठेठ अवधि है, ठेठ अवधि है भाई, है ना। तो सीधे अंगूरी न निकसे घिऊ, तो ल और र का कहीं कहीं एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा महाप्राण व्यंजन में प्राय ह के स्थान पे जो महाप्राण जो व्यंजन थे वो ह के रूप में उच्चारित होने लगे, जैसे गाथा तो यहाँ पे गाहा हो गया, लघु यहाँ पे लहू हो गया, रुधिर यहाँ पे क्या हो गया, रुहिर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, जो महाप्राण व्यंजन थे, ठीक है, वो ह के रूप में उच्चारित होने लगे, ठीक है। जैसे था की जगह हा, ह। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन में भी जो है वहां पे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि संस्कृत की जो जटिलता है उसका कारण यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, जो संस्कृत की जटिलता आगे हम लोग देखेंगे, है ना। इसके अलावा जो कुछ पदांत जो हलंत व्यंजन थे स्वर रहित, इसका यहाँ पे लोप हो गया, जैसे जगत तो अब जग बोले जाने लगा, महान तो इसको महा बोला जाने लगा, ठीक है। संस्कृत की जटिलता के लिए जो जिम्मेदार संयुक्त व्यंजन थे उसमें भी यहाँ पे परिवर्तन हुए, जैसे रेफ का लोप होने लगा, ठीक है। जो रेफ लगता था ये ठीक है, यहाँ पे लोप होने लगा, ठीक है। और परिवर्ती व्यंजनों का द्वितीयकरण होने लगा, ठीक है। जैसे कर्म, ठीक है, तो रेफ यहाँ पे लोप हुआ और जो परिवर्ती व्यंजन था जैसे म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम, ठीक है। फिर धर्म का इसी आधार पे धम, ठीक है। हालांकि संस्कृत में कर्म था, ठीक है, धर्म था, तो यहाँ पे धम होता है, फिर क्या हो जाता है ये धर्म, हिंदी में धर्म हो जाता है ना। फिर पद के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजनों का जो र है वहां पे लोप होने लगा, जैसे प्रिय
तो यहाँ पे पीय हो गया, ठीक है। त्रिपिटक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिपिटक, ठीक है। अमीय मूरिमय चूरन चारू, ठीक है। तो अमीय, अमी, अमी मतलब अमृत, अमृत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अमीय, है ना, अवधि में अमीय हो गया, ठीक है। जैसे प्रिय, तो अवधि में क्या हो गया, पीय हो गया, ठीक है। तो जो संयुक्त व्यंजन के र का लोप होने लगा, रेफ का लोप होने लगा, परिवर्ती व्यंजनों में द्वितीयकरण होने लगा, ये सब प्रवृत्तियां पाली से ही शुरू मानी जाती हैं और आगे जो हिंदी के विकास में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं, ठीक है। इसके अलावा छ का कहीं कहीं ख के रूप में तो कहीं चछ के रूप में प्रयोग होने लगा। जैसे क्षमा, तो क्षमा, क्षण तो उसका क्षण, पक्षी तो पक्षी, भिक्षा तो भिक्षा। हालांकि इसका प्रयोग ना भी करेंगे, ये मतलब एडिशनल जानकारी थी, ठीक है। अगर नहीं भी हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पाली की जो व्याकरणिक संरचना है उसको देख लेते हैं। तो इस पे एक प्रश्न तो आ सकता है कि पाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं बताइए। तो सबको बताना है, ध्वनि संबंधी विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं और जो शब्दकोशीय प्रवृत्तियां हैं। लेकिन अलग प्रश्न पूछ सकता है कि पाली की व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं बताइए। तो बेसिकली पाली की जब व्याकरणिक संरचना जो पढ़ेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें क्या बताएंगे, भूमिका तो वही जो बतानी है वो बताएंगे। भूमिका के बाद एक दो तीन लाइन का एडिशनल भूमिका आप बताएंगे। फिर बताएंगे क्या कि जो पाली की व्याकरणिक संरचना है इसमें मूल रूप से सरलीकरण, संस्कृत से सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, ठीक है। और अलग अलग चरण में या अगर मान लीजिए भाषा, हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य के विकास में पूछ दे क्या योगदान है, तो फिर बताएंगे कि अलग अलग चरणों में जो भाषिक प्रवृत्तियां थी चेंज हुई, पाली ने इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया क्योंकि हिंदी से संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली जो है वो प्रस्थान बिंदु माना जाता है, ठीक है। अब क्या बता सकते हैं, तो पाली की व्याकरणिक संबंधी विशेषताओं में तो नपुंसक लिंग का लोप होना, ठीक है। यानी कि पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा और सारे नपुंसक लिंगी जो शब्द थे वो पुल्लिंग में चले गए, ठीक है, पुल्लिंग में चले गए। तो अब क्या, अब लिंग कितने बच गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो बच गए, है ना। और अगर मतलब थोड़ा सा इसको, जैसे मैंने इसको शॉर्ट में बताया नपुंसक लिंग का लोप, इसको थोड़ा सा जैसे अब मान लीजिए केवल पूछे व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं बताइए तो थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे फिर से बताएंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट क्या कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली में नपुंसक लिंग का लोप दिखता है और तीन लिंगों में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही बच गए। जो नपुंसक लिंग के शब्द थे वो कहां ट्रांसफर हो गए, पुल्लिंग में, ठीक है। अगला क्या है, द्विवचन का लोप होना। तो फिर बताएंगे कि पाली में जो है संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। द्विवचन के जो सभी रूप थे वो कहां चले गए, बहुवचन में, ठीक है, बहुवचन में चले गए। थोड़ा सा क्लास जो है मैं भरसक प्रयास करूंगा कि इसके बाहर एक भी आप लोग का प्रश्न जाए ना, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी आप लोग कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और अभय सर से ये पीडीएफ मांग लीजिएगा। अभी मैं तुरंत ये पीडीएफ छूटते ही, क्लास अपलोड करते ही तुरंत मैं ये पीडीएफ और अभय सर को भेज दूंगा, ठीक है। तो द्विवचन का यहाँ पे लोप दिखता है, द्विवचन के जो सभी रूप थे वो बहुवचन में चले गए, ठीक है। और जो इसके कारण क्या हुआ, रूप रचना जो है संस्कृत में, जो संस्कृत में बहुत कठिन था, ठीक है, वो यहाँ पे सरलीकृत होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सरलीकरण यहाँ पे और ज्यादा तेज होने लगा, है ना। इसके अलावा अधिकतर जो व्यंजनों से अंत होने वाली जो प्रतिपादिक थे वो स्वरांत होने लगे और अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा, ठीक है, और उसमें स्वर जोड़े जाने लगा। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की जगत का जग, ठीक है, जगत का जग होना, ठीक है। तो व्यंजनांत जो प्रतिपादिक थे वो स्वरांत होने लगे, ठीक है। अ जग, अ, और पहले क्या था, त, आधा त, है ना, और अंतिम हलंत व्यंजन जो है हटने लगा। गला बार बार सूख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। क्रिया में भी जो है वो तिङंत की प्रवृत्ति घटने लगी, ठीक है। जैसे पठती, ठीक है, पठती, है ना, यानी कि संस्कृत के ती या तह, जैसे त
पठतः, ठीक है। तो इसका जैसे पठता पठती, पठता पठती पठंती, ठीक है, पठानी पठाओ पठाम, ऐसे था ना। तो पठती पठतः, तो इसमें जो तिङंत की प्रवृत्ति थी, यानी कि जो ती से त से अंत होने लगा, क्रिया रूपों का जो त रूप था, अंत जिसमें त था, उसका यहाँ पे लुप्त होने लगा, ठीक है। तो पठती, अब पठता से क्या होने लगा, पठई, पढ़ई, पढ़ई, और पठता से पठता, पठत, ठीक है। ऐसे, सॉरी, पठई, एक सेकंड, पठई, ई, ठीक है। ये पढ़ई है, ये पठई है, पढ़ पठ, ठीक है, पठई पढ़ई, है ना। फिर इसके अलावा जो भूतकालिक क्रियाएं थी, ठीक है, जो भूतकालिक क्रियाएं थी, ये इसका विकास होने लगा। तो जब पूछे हिंदी साहित्य में भूतकालिक क्रियाओं का विकास, तो पाली की देन, है ना। अब मान लीजिए, मैं क्यों बोला था कि यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर आपसे जब भी पूछेगा कि भूतकालिक क्रियाओं का विकास कहां से आरंभ हुआ, ऐसा प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हिंदी की विशेषता या हिंदी की विकास यात्रा पर आपसे प्रश्न पूछ दे, तो पाली का उसमें योगदान है। तो इसलिए आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहिए भाई, एक आध घंटा आप दीजिए, क्या दिक्कत है। तो भूतकालिक क्रियाओं का विकास यहां से आरंभ होता है, ठीक है। भूतकालिक क्रियाओं का विकास मतलब जैसे भवंती, ठीक है, भवंती था, ठीक है। ये क्या हुआ, हुअंती हुआ यहां से, और हिंदी में क्या हो गया, हुआ भविष्य में, ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, यानी कि भूतकालिक क्रियाओं का विकास यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछ सकता है हिंदी की शब्द सॉरी पाली की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां, ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। हाँ, पन्ना यहाँ पे खत्म हो गया ब्रो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शब्दकोशीय प्रवृत्तियां पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या बताना है कि जो पाली की जो शब्द संपदा है, इसका मूल आधार क्या है, तद्भव शब्द, ठीक है। क्यों, क्योंकि संस्कृत से सरलीकरण हुआ है, ठीक है। तो जब भी पूछेगा, अब खाली अपने पास 3 पॉइंट हैं, है ना। पूरा ये जो इग्नू के नोट्स हैं, ये देखिए, ये इग्नू के नोट्स थे, और इस पूरे इग्नू के नोट्स में केवल 3 पॉइंट्स इसमें थे। तो संस्कृत से जो संस्कृत शब्दों का जो तद्भवीकरण है, इसमें मतलब जो संस्कृत से जो सरलीकरण की प्रक्रिया, तो फिर वही सब कीवर्ड वाइज यूज करना है कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली जो है प्रस्थान बिंदु है। इसलिए संस्कृत चूंकि अब इसको जोड़ सकते हैं बुद्ध धर्म से, ठीक है, कि चूंकि बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा थी, बुद्ध ने इसको हाथों हाथ अपनाया था, ठीक है। और जिस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे वो संस्कृत आधारित व्यवस्था थी, या संस्कृत वहां की मुख्य भाषा थी, और पाली जो थी वो प्रबुद्ध जो गांवों की भाषा थी, ठीक है। तो इस वजह से भले इस वजह से जो है वो क्या हुआ, सरलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन हम किसी को कितना भी भुलाना चाहें, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें उसकी हमारे अंदर रह जाती हैं। तो संस्कृत को कितना भी भुलाना चाहे पाली जो है, वहां से संस्कृत से जो सरलीकरण की प्रक्रिया है, इसमें तद्भव शब्द जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे कि तद्भव शब्दों की अधिकता है, ठीक है, यानी कि संस्कृत शब्दों का तद्भवीकरण इस भाषा की इस जो पाली की जो शब्द संपदा है, इसका मूल आधार क्या है, संस्कृत शब्दों का तद्भवीकरण, ठीक है। और कई इसलिए इसकी जो भाषा है या शब्दकोश है, उसमें तद्भव शब्द की अधिकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर वही बता देंगे, जगत का जग, ये सब यही सब, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी उदाहरण थे, नित्यम का नच्चम, पक्षी का पक्षी, ठीक है, बताते रहिए, है ना। फिर क्या बताएंगे, कई तत्सम शब्द इस भाषा में बने रहे, ठीक है, तत्सम शब्द इस भाषा में बने रहे। जो तत्सम शब्द थे, या ऐसे समझ लीजिए कि आमतौर पर वे शब्द या तो जो जन प्रयोग मतलब तेजी से नहीं हुआ, या फिर बहुत अचानक से बदल गया, ठीक है, विकेंद्रित पद्धति से उस समय होने लगा। जैसे बुद्ध जो है अपने उद्देश्यों को लेकर के कई जगह घूमने लगे, ठीक है। और जैसे आप ऐसे समझिए कि मैंने आपको कुछ एक लाइन बोला, आपने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, फिर ऐसे करते करते मैंने बैठ के लेक्चर दिया, आपने 30 लोगों ने सुना, फिर आप वही 30 लोग मिलकर के उस लेक्चर को आगे बढ़ाए, तो और 30 लोगों ने सुना,
फिर वैसे ही एक व्यक्ति से 30 ऐसे जुड़ते हैं, मतलब चेन रिएक्शन। जैसे जो परमाणु बम का जब विस्फोट होता है तो एक जो न्यूट्रॉन होता है वो जब बॉम्बार्डमेंट होती है तो एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर हर न्यूट्रॉन से फिर हर 3 निकलता है। तो ऐसे करके एक लोगों ने 3 लोग की मदद की, एक लोगों ने 3 लोग की मदद की, ऐसे करते करते दायरा बढ़ गया। लेकिन क्या जो पहला वाला कण था वही कण अंतिम में रह जाएगा? तो नहीं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इसीलिए हाश होता है वहां पे परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, तो सेम वही, तो जो मैंने आपको बताया सेम आपने वैसा ही नहीं ट्रांसलेट किया, मतलब ट्रांसफर किया आगे। आगे और ज्यादा परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके आगे और ज्यादा परिवर्तन आएगा, है ना। तो जो भाषिक विकास है वो विकेंद्रित तौर पे यहां से होने लगा। भाषिक विकास जो संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया थी वो तेजी से विकेंद्रित पद्धति से होने लगी। ठीक है, अब विकेंद्रित पद्धति से होगी तो क्या हो जाएगा? देशज शब्द आएगा, जो स्थानीय देशज, स्थानीय, ठीक है, आंचलिक शब्द, ठीक है, ये यहाँ पे आना लगेगा। ठीक है, जैसे स्त्री को राजस्थान में क्या बोला जाता है? राजस्थान साइड में धन। ठीक है, तो धन शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त होने लगेगा। ठीक है, बाप को पिता बप बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और ऊपर, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा साइड में। ठीक है, तो पिता की जगह बप। ठीक है, इसके अलावा ढेकड़ी, जो राजस्थान हरियाणा इन सब का जो इलाका है ना, ढेकड़ी बोली जाती है ढक्कने को। ठीक है, ढक्कन को ढेकड़ी, है ना, ये सब इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाषिक विकास यहाँ पे तेजी से विकेंद्रीकृत पद्धति से यहाँ पे होने लगी, है ना। तो इन सब चीजों का आप यहाँ पे जिक्र करेंगे और अपने उत्तर में फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ठीक है, निष्कर्ष पे क्या पहुंचेंगे? तो जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा, आप देखिए इन्वर्टर ने यहाँ पे जवाब दे दिया, तो हो सकता है क्लास बीच में कट जाए, लेकिन उसको लेकर के देखो लाइट चली भी गई। ठीक है, अब उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। ठीक है, निष्कर्ष में फिर आप यहाँ पे, अच्छा देखो लाइट आ भी गई, वाह वाह, एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। लेकिन अब क्या है, इसमें जब भी आएगा, है ना, तो निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे कि पाली जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं या जो काल जो विकास क्रम है उसमें पहले स्थान पे है या प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, और संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जिसका जो आधुनिक पड़ाव है वो हिंदी के रूप में है और हिंदी के रूप में व्याख्यायित है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे निष्कर्ष में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब जब भी प्रश्न पूछेगा उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना है। जैसे मान लीजिए, अब एक बार निष्कर्ष पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, तो क्या निष्कर्ष बताएंगे? तो इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके विकास क्रम में पाली प्रथम स्थान पे है, और जो आधुनिक हिंदी की जो प्रवृत्तियां हैं वो पाली से विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो पाली की जो भाषिक प्रवृत्तियां हैं उसका विकास, जो हिंदी की जो भाषिक प्रवृत्तियां उसका विकास पाली से बहुत कुछ मैच करता है या मिलता है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं, है ना। फिर नियुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताएं तो बताएंगे। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो पाली, मतलब उपरोक्त से पाली की विशेषताएं स्पष्ट है। ऐसे प्रश्नों में या तो फिर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यही बता दीजिए कि पाली जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं का प्रस्थान बिंदु है, और जो है आधुनिक हिंदी इसी से विकसित हुई है क्रमागत रूप से। ठीक है, तो इस आधार पे अपने निष्कर्ष भी यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। ठीक है, इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो भूमिका आएगी उसमें क्या क्या ऐड करना है, मुख्य भाग में क्या क्या ऐड करना है, निष्कर्ष में क्या क्या ऐड करना है। मुख्य भाग में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनेंगे पाली को लेकर के। ठीक है, एक जो 2 प्रश्न इसके में बच गए थे, जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इस पर टिप्पणी करनी है। ये जब हम लोग पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट कर लेंगे तब बना देंगे, तब इस पर चर्चा कर लेंगे। और एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये दोनों प्रश्न लगभग एक ही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट ये खत्म कर लेंगे तब एक बार इसको होलिस्टिक रूप में देखेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने जो भी रिव्यू हैं अपने दोस्तों को भी बताइए, और यूपीएससी हिंदी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।